कार्य अभी कर रहे हैं उसके बारे में एक विहंगम दृष्टि आपको देना चाहती हूँ। तो अभी हम आप सभी देख रहे हैं, जान रहे हैं कि गूगल जैसे ऐसी विशाल मशीनरी हम सबके सामने है, जिसको यदि हम चाहें बीट करना है तो हमारे लिए संभव नहीं है। आजकल चैट जीपीटी एक नया आ गया है, जिसके रहते गूगल को भी एक तरह से चैलेंज मिल रहा है। तो उस सब को देखते हुए हमें, और जबकि हमको अपनी गुरु परंपरा पे, अपनी पाणिनीय परंपरा पे, अपनी शास्त्र परंपरा पे इतना अभिमान है और हम उसको गर्व से मानते हैं, उस पर गर्व अनुभव करते हैं, जो कि अनुभव करने योग्य भी है। तो उसमें क्या है, अब जब इतनी इस सब को हमें बीट करना है, इन सब से आगे निकलना है, तो हम कैसे निकले? ग्रुप मॉडल, राइट। तो क्या करना है हमें? हमें अपने अध्ययन, अध्यापन, शोध की दिशा को उस तरह से आगे बढ़ाना है कि हम सब मिलकर, हमारा पढ़ना पढ़ाना ऐसा हो, हम पढ़ाएं तो उसमें रिसर्च भी इन्वॉल्व हो। तो अध्ययन अध्यापन हो, शोध हो, साथ में नव प्रवर्तन हो, टीचिंग, रिसर्च एंड इनोवेशन। इन तीनों का एक चक्र हमारा ये चलते रहना चाहिए। अब इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो हम क्या देखें, हमारे पास उतनी विशाल मशीनरी नहीं है, उतना सब कुछ हमारे पास नहीं है कि हम गूगल जैसों को या चैट जीपीटी जैसे मॉडल को बीट कर पाए। तो हमारे पास क्या है, भारत में हमारे पास विशाल जनसंख्या है। ये एक बार को लगता है कि ये हमारी दुर्बलता है, लेकिन ये हमारी दुर्बलता ना होके ये हमारा बल बन सकता है। कब? जब हम इस विशाल जनसंख्या का सदुपयोग करके सब मिलके उस दिशा में कार्य करें। तो हम क्या करें, अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में इस मॉडल को अपनाते हुए अपने अध्ययन अध्यापन में इस सबको शामिल करें। उसके लिए हम तैयार हैं। आप कुछ करना चाहते हैं ऐसा, तो उसकी ट्रेनिंग देने के लिए भी हम तैयार हैं। इसको आगे बढ़ाते हुए अब मैं ये टीचिंग और रिसर्च, अध्ययन अध्यापन और रिसर्च साथ साथ में, और नव प्रवर्तन साथ साथ में कैसे चलता है, इसका एक उदाहरण देते हैं। जैसे देखिए, जैसा कि श्रीनिवास वरखेड़ी जी ने और विनीत चैतन्य जी ने सभी ने बताया कि ये बहुत समय से, मुझे देख के आपको लग सकता है कि मुझसे पहले से बहुत लोगों ने काम किया है। तो उनके किए कार्य को हमने पढ़ा, जैसे हम पाणिनि को पढ़ते हैं, उनको पढ़ा। उन्होंने इस दिशा में काम किया जिसमें कि पाणिनीय कारक संबंध हो या कारकेतर संबंध हो, उनके माध्यम से भाषा को विश्लेषण करने का कार्य उन लोगों ने हमसे पहले से करते आ रहे हैं। अब उसको करते हुए जब हम एक काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं कि हम यदि देखें कि अर्थ एक ही होता है, विभिन्न भाषाएं उस अर्थ को विभिन्न ध्वनि माध्यम से प्रकट करती हैं। तो मान लीजिए ये आपने देखा, इसको आप यदि प्रकट करेंगे, कोई कहेगा कि हाथ ऊपर गया, कोई कहेगा हैंड रेजेस अप, राइट। लेकिन ये घटना जो है ये एक ही है, ये अर्थ है वो एक है। विभिन्न भाषाओं ने विभिन्न माध्यमों से उसको प्रकट किया। और हम मानते हैं कि पाणिनि ने या फिर हमारे शास्त्र परंपरा में जो इस तरह के व्याकरण चिंतन हुआ है वो सार्वभौम है, यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल अर्थ की दृष्टि से वो यूनिवर्सल है। उसमें जो अंतर हमको केवल दिखाई देता है वो ये है कि पाणिनि ने या हमारी शास्त्रीय परंपरा में उन्होंने संस्कृत को उदाहरण के रूप में स्वीकार करके उस अर्थ परंपरा का विश्लेषण हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो इन्होंने यहाँ पे कुछ, इसका एक और, उससे पहले मैं एक ये और बात कहना चाहूंगी कि इसकी उपयोगिता कहाँ है। जब तक हमें उपयोगिता नहीं मालूम है तब तक हमको उस दिशा में कार्य करने का भी प्रयास उतना। तो एक सिंपल उदाहरण, एक ही, यद्यपि बहुत है लेकिन एक ही लेते। मान लीजिए क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम हमको बनाना है। अब आप ये देखें, राम वन गए, आपको पता है कि गमन क्रिया है, राम उसके करता है, ठीक है, आपको ये पता है। लेकिन ये मशीन से यदि पूछना है कि कौन वन गए, तो मशीन बस उतना ही आंसर लेके आए आपको, एकदम टू द पॉइंट कि राम गए। अब सपोज कोई कहता है कि क्यों गए,
तो आपकी रामायण से मशीन आपको अपने आप बता दे कि भाई उनको वनवास उनके माता पिता की तरफ से मिला था, वो उसका जो हेतु है वो भी उसको आपको मशीन ला के दिखा दे। तो इस तरह के कार्य के लिए हमको क्या करता है, ये जो हमारे शास्त्र हैं या हम भाषा को जब एनालाइज कर रहे हैं उसको आर्थिक दृष्टि से हम वैसे मशीन को भी सिखा पाए। तो हम जब कहते हैं कार्य कारण संबंध है, राइट, या क्रिया कर्तृत्व संबंध है, तो इन सब के संबंधों के आधार पे हम बता सकते हैं कि कौन करता है, किसमें कार्य कारण भाव संबंध है। जब कोई कारण पूछ रहा है तो हमको वहां से जहां भी हमको पता है कि ये वाक्य विशेष कार्य को बता रहा है, तो उससे हम कार्य को उठाकर उसको यूजर को दिखा दें कि भाई देखो कारण ये था इस कार्य का, राम वन क्यों गए, इसका कारण था कि उनको एक तरह से उनकी माता ने जो वरदान मांग रखा था, पिता ने विवश होकर वो वरदान स्वीकार किया, और या फिर राम ने ही अपने आप से स्वीकार किया, श्री राम ने, और उस कारण से वो वन गए। तो यहाँ पे जब ये कह रहे जो वाक्य का विश्लेषण है वो 3 स्तरों पे होता है। एक है वाक्य के स्तर पे, एक है शब्द के स्तर पे, एक है वाक्य में आपस में शब्दों का कैसे संबंध है, तीसरा है वाक्यों का आपस में कैसे संबंध है, महावाक्य जिसको हम बोल सकते हैं कि महावाक्य में जो वाक्य है उनका आपस में कैसे संबंध है। तो शब्द स्तर पे, वाक्य स्तर पे और महावाक्य स्तर पे, जिसको कि डिस्कोर्स बोलते हैं वर्तमान भाषा में। तो ये सब जब हम एनालाइज कर रहे थे, अब इस सब को देखें तो हमने 3 स्तरों पे अपनी चीजों को हम लेके चल रहे हैं। और इसमें यदि देखें वाक्य स्तर की प्रॉब्लम को हमने कैसे हैंडल किया, जब ये हमने कहा कि राम वन गए या राम वनम जगाम या फिर राम वेंट टू द फॉरेस्ट, इस तरह की जो बातें, मीनिंग एक है, शब्दों में अंतर आ रहा है। तो इस देखिए हमने क्या किया कि एक डिक्शनरी बनाते हैं हम, अर्थ की दृष्टि डिक्शनरी, जिसमें कि अर्थ, उसको हमने कॉन्सेप्ट नाम दी, कॉन्सेप्ट एक है, अर्थ एक है, उसकी एक समांतर डिक्शनरी बना लेंगे। जैसे अभी उदाहरण के लिए आपके सामने एक उदाहरण रखती हूँ, आना, ये वाक्य देखिए, सीता घर आती है, यहाँ पे आगमन क्रिया, ठीक है, उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार। दूसरा है सीता को हिंदी आती है, यहाँ पे उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार जैसी कोई बात नहीं है, राइट, लेकिन हमारी भाषाओं में आना ही वर्ड यूज हुआ है। अब इसको कैसे मशीन समझे, तो क्या है, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे बेसिकली 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, एक A1 एक A2, ठीक है। जब हम उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार की बात करेंगे तो हम A1 कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, और जब बुद्धिगम्य व्यापार की बात करेंगे तो हम A2 की बात करेंगे। अब जैसे फल है, फल के भी इसी तरह से, फल एक रिजल्ट अर्थ होता है, परिणाम होता है, और एक खाद्यम फलम, वो तो इस तरह से एक डिक्शनरी बना लेंगे हम, इस तरह की डिक्शनरी जो सभी भाषाओं में उसके समांतर क्या शब्द हो सकते हैं वो रखेंगे। और ये जो है, जो शब्द स्तर पे जो संदेह आते हैं उसको इस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं कि इस तरह की एक कंप्यूटर रीडेबल डिक्शनरी बनाए और उसको सॉल्व करें। अब देखिए इस तरह की समस्या से, ये एक वाक्य आप देखिए, लड़का चलचित्र देख रहा है, ये आपका मूल वाक्य है। अब इसको जो अनेक लेयर्स में हमने उसकी एनालिसिस की है, तो एक में पहले में देखिए लड़का वन, जो कि लड़का एक कॉन्सेप्ट है, चलचित्र वन देख, और 0 रहा है, ये प्रत्यय मान लीजिए। फिर कहा कि लड़का नीचे वाली, फिर सबको एक एक नंबर दे दिया कि लड़के को पहला नंबर है, चलचित्र को दूसरा, तीसरा। ये इसलिए देना पड़ता है क्योंकि कभी कभी एक ही वाक्य में एक ही जैसा दिखने वाला शब्द अनेक बार आ जाता है। जैसे कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिक, 2 बार आया कनक, लेकिन वो एक ही कनक नहीं है, दोनों बार उसका अर्थ अलग है। तो इसलिए हर एक वर्ड को पहले कनक को 1, दूसरे कनक को 2, इस तरह से नंबरिंग दे दी। फिर कहा कि लड़का जो है एनिमेट है, चेतन है। फिर उसको बताया कि मेल है और सिंगुलर है और अन्य पुरुष है। फिर कहा कि ये जो तीसरा है, तीसरे नंबर पे जो वर्ड है देख रहा है, उसका केवन, केवन मतलब कर्ता, ठीक है। ये सब आपकी जानी पहचानी बातें, तो केवल संक्षेप में लिखने के लिए इस तरह से लिखा है। तो ये क्या कह रहे हैं कि
अब इसका देखिए, इसको यही बात जब संस्कृत में कहनी है तो आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है, केवल आप जो दूसरी लाइन है उसको बदल दीजिए। बालक वन, लड़का की जगह बालक वन कर दिया, वो डिक्शनरी से मिल जाएगा। चलचित्र वैसा ही रहा, देख की जगह दृश्य वन मिल गया। और बाकी की सारा सेम, क्योंकि बाकी सारा शब्द को नहीं डिनोट कर रहा, अर्थ को डिनोट कर रहा, और अर्थ एक है। इसी तरह से आप कोई मराठी जानते हो तो मराठी में भी सबका सब कुछ सेम रहेगा, केवल जो दूसरी लाइन है डिक्शनरी वाली वो बदलेगी, और मशीन ऑटोमेटिकली अनेक भाषाओं में इस तरह से आपको ट्रांसलेशन, अनुवाद करके ला देगी। ओके, नेक्स्ट पे चलिए। हाँ, और ये मराठी वाला, उससे आगे यदि देखें, अब ये एक नई चीज क्या आ रही है जब हम एनालाइज कर रहे हैं, उससे अगली स्लाइड पे देखें, चलते हैं। तो उस स्लाइड पे, अगली स्लाइड पे ये मूल वाक्य है हमारा, हरि ने मुस्कुराते हुए अपने गुरुजी को गर्म दूध और मिठाई देकर आभार व्यक्त किया। ठीक, अब इसमें क्या है, यदि आप कारक की दृष्टि से देखें, आपको पता चल रहा है कि हरि यहाँ पे करता है, व्यक्त करना क्रिया है, आभार उसका कर्म है, और देना एक दूसरी क्रिया है जो कि व्यक्त करना क्रिया से पूर्व अकर कर रही है। और अब जो समस्या वाली बात है यहाँ पे आप देखिए, ये कह रहे हैं मुस्कुराते हुए अपने गुरुजी को। ये मुस्कुराता, कौन मुस्कुरा रहा है? हरि, गुरुजी नहीं मुस्कुरा रहे? दोनों हो सकता है ना। हरि बहुत शांत हो गुरुजी के सामने, भाई ऐसे नहीं करना, शिष्टता पूर्वक व्यवहार करना है, तो मुस्कुराना हो सकता है कि बंद कर रखा हो सकता है दोनों ही मुस्कुरा रहे हो, गुरुजी भी मुस्कुरा रहे हो, हरि भी मुस्कुरा रहा हो सकता है ना। तो दोनों संभावनाएं हैं, राइट। अब ये जो संबंध है, अब इस संबंध को आप क्या नाम देंगे? आपने हरि को कर्ता बोला, अब मुस्कुराते हुए गुरुजी, मुस्कुराते हुए अपने गुरुजी को आभार व्यक्त किया, ये मुस्कुराते हुए को क्या संबंध कहेंगे आप? राइट। तो वहां पे ऐसी जगहों पे क्या आता है, यहाँ पे हम पाणिनि ने सीधी यूं बात नहीं की कि भाई इस तरह के वाक्य आए तो आप ऐसे संबंध दे दीजिए। वहां पे हम पाणिनि को पढ़े हैं तो उनसे हमको ऊहा करनी होती है कि यह क्या कह रहे हैं। भाई मुस्कुराना क्या है, वर्तमान काल समानाधिकरण में क्षत्रिय प्रत्यय हो रहा है, लटा क्षत्रिशा न चाव प्रथमा समानाधिकरणे, राइट। तो हम क्या कहेंगे, ये संबंध क्या दर्शा रहा है, बेसिकली यहाँ पे वर्तमान कालिक समानाधिकरण। और यहाँ पे यदि ये देखें, जो बोल्ड में आपको दिख रहा है, डेपरेल वाली ये वाली रो में बोल्ड में 4:RVKS, ये कह रहे हैं आर रिलेशन। कौन सा रिलेशन? वर्तमान कालिक समानाधिकरण। किसका है ये वर्तमान कालिक समानाधिकरण? ये है 4th नंबर पे, जो है 4th नंबर पे कौन है? गुरु। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं। अब मशीन को, यदि वक्ता का अभिप्राय है कि भाई हरि नहीं मुस्कुरा रहा बल्कि गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, ये व्यक्त करना चाहता है, तो इस तरह से वो मशीन को सिखा देंगे, तो मशीन उससे सीख के जब आपके सवाल का आंसर मुस्कुरा कौन रहा था भाई, तो मशीन ऑटोमेटिकली जवाब देगी गुरुजी जी। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब जो दूसरी दुविधा थी उससे आगे, कि भाई हरि भी तो मुस्कुरा सकते हैं, उससे अगली वाली पे, और हरि मुस्कुरा रहे हैं या फिर वो मुस्कुराते हुए आभार व्यक्त कर रहे हैं, राइट। तो क्या कहा, ये 10वें का मुस्कुरा के नीचे ही देखिए 10:RSK, ये कह रहे हैं कि ये 10वां नंबर पे जो वर्ड है व्यक्त किया, आभार व्यक्त किया, इसमें बात कर रहे हैं कि ये रिलेशन समानकालिक, ये समानकालिक क्रिया, जब वो आभार व्यक्त कर रहे हैं तभी मुस्कुरा रहे हैं। तो इस तरह से हम जो क्वेश्चन आंसरिंग सिस्टम है, इस अगली पे चलते हैं आगे, उन सबको व्यक्त कर सकते हैं। अब ये देखिए, जो नई चीजें हमको जब हम ये सिस्टम बना रहे, तो नया इनोवेट हमको क्या करना पड़ा, ये शोध करते करते नया ज्ञान कैसे आया हमारे पास। तो ये एक नए ज्ञान के रूप में आप देखिए, ये है कि राम के वन जाने पर सीता अनुसरण करती है।
तो इस वाक्य में नहीं, लेकिन क्या होता है, संस्कृत क्योंकि संस्कृत परिष्कृत मानी जाती है, वहां पे संदेह की संभावना बहुत कम रहती है। लेकिन ऐसा यदि संदेह की संभावना बिल्कुल नहीं होती तो हमारे पास बहुत सारी टीकाएं टिप्पणी एक ही शास्त्र पर नहीं होती, मिलती है। इसका मतलब है वहां पे भी अर्थ में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जी आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह के कुछ उदाहरण हैं हमारे पास जहां पे कि अब देखिए, ये राम के वन जाने पर दशरथ मर गए, यहाँ पे कौन सी क्रिया पूर्व में हो रही है, कौन सी पश्चात हो रही है, या समान काल में हो रही हैं, या अनंतर काल में हो रही हैं। इस तरह की जो चीजें हैं वो हम मशीन को और पाणिनि के सूत्रों के आधार पर हम सिखा सकते हैं। तो हमने ये कुछ रिलेशन इस तरह की दिए हैं कि रिलेशन भूतकालिक समानाधिकरण या रिलेशन वर्तमान कालिक समानाधिकरण, जैसे ये धावंतम सिंहम पश्य, इस तरह के। हाँ आगे चल सकते हैं हम और आगे। यस जी, ये सब आप लोग जानते हैं। तो ये एक्चुअली क्या है, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब हम ट्री बैंक जो शुरू में हमने कार्य किया तो कुछ चीजें वहां पे जो कमियां थी उनको हमने आगे बढ़ाते हुए उनको पूर्ण किया। ये है, अब है डिस्कोर्स की बात। डिस्कोर्स जहाँ पे संगति की बात हम करते हैं, और जो संगति की बात जो है, एक वाक्य में वाक्यांतर का वाक्य का वाक्यांतर से कैसे संबंध है उसको बतलाने के लिए संगति या डिस्कोर्स का हम प्रयोग करते हैं। और इस संबंध में यदि हम देखें तो जैसे ऊपर वाले तीन छोड़ दीजिए, जो बोल्ड में नीचे के तीन है उनको देखते हैं अभी। तो एक आवश्यकता और उसका परिणाम, कि कुछ आवश्यकता हुई हमको और उसका परिणाम, ये वाक्य यदि देखें हम, यदि अब फायर ब्रिगेड को फोन करेंगे तो उनका नंबर कवरेज क्षेत्र से बाहर मिलेगा, राइट। तो यहाँ क्या है, अभी आवश्यकता है और परिणाम क्या होगा, उनका नंबर, अभी हम फोन करेंगे, ये हमारी आवश्यकता है कि हमको आवश्यकता है इसलिए हम फोन करेंगे, लेकिन परिणाम क्या होगा, उनका नंबर कवरेज क्षेत्र से बाहर मिलेगा। तो ये आवश्यकता और परिणाम, इस तरह के संबंध, और साथ में व्यभिचार संबंध भी दिखता है। जैसे ये, यद्यपि उसने बहुत कोशिश की, ये एक वाक्य है, उसने बहुत कोशिश की, एक तिंग वाक्यम, और उसका व्यभिचार कहाँ होना क्या चाहिए था, परीक्षा में पास होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं, तो व्यभिचार देखने को मिला कि वो परीक्षा में अनुत्तीर्ण रहे। तो ये व्यभिचार संबंध की इन दो वाक्यों में आपस में व्यभिचार संबंध दिख रहा है। उससे अगली वाली पे चलते हैं, जो कि जो संबंध हमको बेसिकली अभी मिल नहीं रहे थे, तो उससे भी, हाँ इस पे, तो जैसे ये देखिए, रोज करें व्यायाम, और फिर अगला वाक्य है आपके पास, अपनी रोज की दिनचर्या में व्यायाम को जरूर शामिल करें। यहाँ पे क्या आ रहा है, रोज करें व्यायाम, यही बात तो थी अगले वाक्य में भी। तो इन दोनों वाक्यों में हम संबंध कैसे दिखाएं कि ये एक दूसरे के किस तरह से पूर्ण बन रही है, महावाक्य में कैसे एंटर करेंगे, सारे किस रूप में एंटर करेंगे। तो कहेंगे, तो पहला वाक्य जो है रोज करे व्यायाम, ये वाक्य है, और उसी का जो दूसरा वाक्य है, अपनी रोज की दिनचर्या में व्यायाम जरूर शामिल करें, ये क्या है, उसी का पुनर्वचन है, उसी का पुनर्वाचन। सिमिलरली आगे वाला वाक्य देखें, वाक्य विस्तार, एक नया संबंध हम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या खाएं तनाव के दौरान, ये एक वाक्य है। दूसरा वाक्य है उसका नेक्स्ट वाक्य, तनाव के दौरान पौष्टिक तत्वों से भरपूर भोजन लें, ये क्या है, पुराना जो वाक्य था उसी का विस्तार किया गया है। इसी तरह से ये एक सज्जता, एक संबंध हम दे रहे हैं, आप चाहे तो कुछ अच्छा नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं। मैं ये कह रही थी, ये एकतिंग वाक्यम के सिद्धांत अनुसार ये एक वाक्य बन गया, मैं यह कह रही थी, तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, मैं ये कह रही थी, ये ऑपरेशन है, सज्जता है, अगले वाक्य तुम्हें कल आने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही संबंध है इनके बीच में। आप वाक्य कर्म कह सकते हैं अदरवाइज, लेकिन पहला वाक्य क्या कर रहा है, वो दूसरे वाक्य की तैयारी के रूप में यूज हो रहा है। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि हम ज्ञान के बेसिकली तीन स्तंभ हैं। वो तीन स्तंभ क्या है, अध्ययन अध्यापन, और फिर हमारा अध्ययन अध्यापन शोध से जुड़ा हुआ हो,
और शोध नव प्रवर्तन, ज्ञान का कहीं विनियोग भी हम कर पाए। और ये क्या होगा, ये जब हम ऐसा करते हैं तो हमें अध्ययन अध्यापन के लिए नई सामग्री मिलती है, और वो नई सामग्री नए शोध को प्रेरित करती है, और नया शोध जब हम करते हैं तो नया विनियोग करने का हमें अवसर मिलता है। तो इस तरह से ये चक्र जो है चलता रहता है, और हम अपने ज्ञान का क्रियान्वयन कहीं करके दिखा पाते हैं। तो ये एक मॉडल है, और इस मॉडल में जैसा अभी तक पूर्व में सभी मान्य आचार्यों ने कहा है कि एक व्यक्ति के करेगा तो उसको बहुत समय, उसका जीवन यूं ही व्यतीत हो जाएगा, और तब तक समय गुजर चुका होगा। तब तक हमें अपने शास्त्रों की, अपनी परंपरा की उपयोगिता सिद्ध करने में हम अक्षम रहेंगे। इसलिए जरूरत है कि मिलके संघे शक्ति कलौ युगे, उस मॉडल को हमें मिलके अपनाना है। तो जो भी चाहे तो स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि हमको इस एरिया में करना है, आपके यहाँ मान लीजिए कुछ कोर्स वर्क होता है जहाँ पे एक सेमेस्टर का या एक साल का थीसिस वर्क का होता है, शोध का कुछ किसी भी रूप में होता है, तो उन बच्चों को हमारे साथ आप कनेक्ट करा सकते हैं, उनके साथ उन विद्यार्थियों को शोध इस डायरेक्शन में किया जा सकता है। या फिर आप अध्यापक हैं तो आप अपने यहीं पे शुरू कर सकते हैं, आप स्वयं थोड़ा इसमें इन्वॉल्व हो और अपने विद्यार्थियों को वहीं पे इन्वॉल्व करें। यदि आप एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, तो आप उस प्रक्रिया को सुचारू रूप देने में सहयोग करके इस काम में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। धन्यवाद।